हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ए टू जेड जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में भी छाया हुआ था क्योंकि यूएस हाउस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो थी वो ताइवान आई हुई थी एंड आफ्टर दैट चाइना ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ताइवान स्ट्रेट में लॉन्च किया हुआ है। प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक्स भी वहां पर किए जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मूविंग अहेड, फुल फ्लेज्ड न्यूज चैनल्स में छाया हुआ है एज द टाइम वी आर स्पीकिंग, चाइना ने अपना बिगेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ताइवान के आसपास के रीजन में लॉन्च किया हुआ है। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही था कि रिसेंटली यूएस हाउस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो थी वो अपने कांग्रेगेशनल डेलीगेशन को लेकर ताइवान आई हुई थी। दरअसल वो एशियन कंट्रीज के दौरे पर थी अलॉन्ग विद साउथ कोरिया, सिंगापुर एक्सेट्रा, तो वो ताइवान को भी दौरे पर भी आई हुई थी। और ये हिस्टोरिक इसलिए माना जा रहा था क्योंकि पिछले 25 साल में कोई भी अथॉरिटेटिव यूएस का रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से डेलीगेशन लेकर ताइवान में नहीं आया हुआ था। तो रिपीटेडली चाइना ने वार्निंग भी दी हुई थी जिसे मद्देनजर रखते हुए, जिसे दरअसल यूएस ने दरकिनार किया हुआ था। एंड नैन्सी जो थी ताइवान में वो उतरी हुई थी, वहां पर उन्हें ग्रैंड वेलकम भी मिला हुआ था और वहां पर पेलोसी ने सॉलिडारिटी भी दी हुई थी ताइवान के साथ और ताइवान को आश्वासन दिया हुआ था कि ताइवान की डेमोक्रेसी के लिए, ताइवान के जो सेल्फ गवर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल्फ गवर्निंग का जो आइलैंड जिस तरीके से वो रहना चाहता था उसी तरीके से कमिटमेंट के लिए जो है यूएस हमेशा से रुकेगा। तो इसी से पूरी तरीके से नाराज है चाइना और फुल फ्लेज्ड यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ताइवान ने यह भी कहा कि ऑलरेडी साइबर अटैक जो है वहां पर चालू किए गए हैं। तो सबसे पहला हम हिस्टोरिकल रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट कहां से चालू होता है। अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो ताइवान जो है बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी या फिर चाइना के आसपास जो है रीजन में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हिस्टोरिकली सबसे पहली बार 17th सेंचुरी में किंग डायनेस्टी वालों ने ताइवान का फुल कंप्लीट जो है कंट्रोल अपने अंडर लिया हुआ था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग उसकी ओनरशिप हमेशा से रहती हुई थी। बहुत ही क्रूशियल सा था ये चाइना सी में क्योंकि जापान और बाद में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच ये एक लिंक की तरह भी काम करता है, ये एक आइलैंड नेशन, तो बहुत ही क्रूशियल सा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1895 में फिर से फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद जापान ने ताइवान को एक्वायर किया हुआ था। ताइवान का ओनरशिप जो था वो जापान के हाथ में चला गया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान की हार हुई थी तो चाइना ने फिर से 1945 में ताइवान को अपने अंडर किया हुआ था। तो ये ब्रीफ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो कि ताइवान के ओनरशिप को लेकर था। अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में उसके 1940s में ही सिविल वॉर जो है वो चाइना में हमें एरप्ट होते देखा हुआ मिलता है, मेनलैंड चाइना में। और वहां पर दो पार्टीज बटी हुई थी, एक था नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फोर्सेस जिसे कॉमिंटेंग पार्टी भी कहा जाता था जो कि उस वक्त चियांग काई शेक के लीडरशिप में था, और एक तरफ था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माओ जेडोंग के लीडरशिप में काम कर रही थी। तो इन सिविल वॉर के बीच कम्युनिस्ट जो कि खासकर माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 1949 में वो जीत जाते हैं और बीजिंग का कंट्रोल वो लेते हैं। एंड थ्रू दिस ऑन October 1st 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हो जाता है। तो बाद में उसके चियांग काई शेक जो कि नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने कॉमिंटेंग का कॉमिंटेंग का जो वो हिस्सा थे, नेशनलिस्ट पार्टी को दरअसल कॉमिंटेंग भी कहा जाता था, तो वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ वो ताइवान को फ्लड हो जाते हैं और ताइवान में ही एग्जाइल में वो कई डिकेड्स तक वहां पर रहने लग गए हुए थे। तो वहां से ताइवान एज बेस कॉमिंटेंग पार्टी जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अपने आप की आइडेंटिटी असर्ट करता है और यहां पर कम्युनिस्ट जो कि रूल कर रहे थे मेनलैंड चाइना में, तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने लग गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ताइना जो था वो ओरिजिनली एक चाइनीज प्रोविंस था। दिस इज व्हाट चाइना हैज बीन सेइंग, क्योंकि इतना जो हिस्टोरिकल रीजंस हमने बताए हुए थे, हिस्टोरिकल फ्लक्चुएशंस, उन सभी को पॉइंट आउट करके चाइना यही कहता है कि हिस्टोरिकली ताइवान हमारा ही एक प्रोविंस था। लेकिन उसी हिस्ट्री को पॉइंट आउट करके ताइवान ये भी बताता है कि मॉडर्न चाइना का हिस्सा कभी ताइवान था ही नहीं, चाहे वो 1911 का रेवोल्यूशन क्यों ना हो। जब 1911 में सन एट सेन कॉमिंटेंग पार्टी को एस्टैब्लिश करके चाइना में रेवोल्यूशन ला रहे थे तो उस टाइम फ्रेम में जापान के अंडर था ताइवान। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश किया गया माओ जेडोंग के लीडरशिप में 1949 में, तब भी जो है कहीं ना कहीं कॉमिंटेंग पार्टी अलग हो चुकी हुई थी और ताइवान अपने खुद की एक आइडेंटिटी असर्ट कर रहा था। तो दोनों इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में ताइवान जो था वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं था। तो ये इतिहास जो है ताइवान चाइना को हमेशा से बताता आया हुआ है।
तो सिंस देन चाइना कॉमिंटेंग जो है वो ताइवान में बहुत ही एक मेजर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज रही हुई है। सिंस देन वो रूल भी करते हुए आई हुई है सिग्निफिकेंट हिस्ट्री के एक पोर्शन को ताइवान के। और करंटली ताइवान के स्टेटस की अगर हम बात करें तो 13 या 15 लगभग ऐसे कंट्रीज हैं जो ताइवान को एक सॉवरेन कंट्री की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उनमें से चंद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू के नेशंस है, जापान, न्यूजीलैंड और वेटिकन सिटी। ये 13 चंद ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ताइवान को एज अ सॉवरेन कंट्री रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ताइवान फुल फ्लेज्ड 38 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर है, यानी कि उसे फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप यहां पर दी गई है एज अ सॉवरेन बॉडी। बेस्ट एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी ताइवान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को असर्ट करता है। तो ये करंट सिचुएशन है ताइवान का। एंड चाइना ऑलवेज वन चाइना पॉलिसी वो फॉलो करता रहा है। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर हमेशा से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर चाइना बनाता रहा है कि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करें, और ताइवान को रिकॉग्नाइज करने का कोई भी अगर कोशिश भी करेगा तो चाइना के रिलेशनशिप्स उसके साथ बिगड़ेंगे। एंड ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ये भी स्टेटमेंट कहा हुआ था कि पिछले 40 साल में सबसे वर्स्ट हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ रहे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना वर्स्ट एक कन्फ्लिक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव हो रहा है। और यहाँ पर यूएसए कहां पर आता है? अब तक जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो चाइना और ताइवान से रिलेटेड था। तो अब चाइना और यूएस के रिलेशनशिप से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट से हिस्टोरिकल हम रेफरेंसेस देखने की कोशिश करेंगे। तो 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस बहुत ही बिजी हो गया हुआ था यूएसएसआर के साथ। वहां पर वो कम्युनिस्ट रिसर्जेंस को रोकने की कोशिश कर रहा था, कोल्ड वॉर में वो लगा हुआ था। तो 1970s में जो कि कोल्ड वॉर की वजह से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे थे, आहिस्ता से चाइना भी एक मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा था। तो यूएस को लगा कि चाइना के साथ रिकन्सिलिएशन बहुत ही जरूरी है, ग्लोबल लीडर बन के रहना है। तो 1970s में हुआ ये कि यूएस और चाइना का रिकन्सिलिएशन होता है, खासकर यूएसएसआर को उस एशिया पैसिफिक रीजन में कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चेक रखने के लिए ही यूएस ने चाइना के साथ अच्छे खासे संबंध बनाए। तो उस वक्त रोनाल्ड रीगन जो थे वो यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को उन्होंने 1972 में विजिट किया हुआ था, और इसी विजिट के साथ पहली बार नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज हुए थे यूएसए और चाइना के बीच। एंड सिंस देन रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान अपने आप को असर्ट करता था, और दूसरा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइना खुद को इस नाम से असर्ट करता था। तो यहां पर जब रोनाल्ड रीगन जाके आए हुए थे तो रिपब्लिक ऑफ चाइना को डिस्प्लेस करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस का। यानी कि फॉर्मली पहली बार वन चाइना प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमें पिक्चर में यहीं पर देखने को मिलता है। एंड सिंस देन बहुत ही स्ट्रांगली चाइना जो है वन चाइना प्रिंसिपल को असर्ट करता रहा है, चाहे वो तिब्बत हो या फिर ताइवान हो, वो चाइना का ही हिस्सा है। दिस इज व्हाट चाइना एक्चुअली सेज। एंड यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर ताइवान का क्वेश्चन जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। पहला है शांघाई कम्युनिक्यू, जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था। नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक्यू, जो कि 1979 में आया हुआ था। एंड देन 1982 कम्युनिक्यू, ये तीसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट था जो कि यूएस चाइना के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शेप करने वाला था एज फार एज द ताइवान क्वेश्चन इज कंसर्न। तो 1979 कम्युनिक्यू में यूएस ने एक्सेप्ट किया हुआ था ऑफिशियली कि वो वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, ताइवान को चाइना का ही वो हिस्सा कंसिडर करेंगे। लेकिन फिर भी ऑन द अदर हैंड यूएस जो था वो अपने अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स चाइना के साथ मेंटेन करता ही रहा। तो दोनों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी और वहां पर ताइवानीज पीपल के साथ भी वो आहिस्ता से बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था। 1982 में मेजर एक कम्युनिक्यू दिया गया था जहां पर चाइना ने अपने कंसर्न्स जो एक्सप्रेस किए हुए थे कि अच्छी बात है कि वन चाइना पॉलिसी आप फॉलो तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ताइवान को यूएसए जो है इंडिपेंडेंटली आर्म्स सप्लाई कर रहा है। तो इसी के ऊपर एक्सप्रेस कंसर्न्स जो है वो एक्सप्रेस किए हुए थे चाइना वालों ने, और ये भी कहा हुआ था कि ताइवान रिलेशनशिप्स एक्ट या फिर ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के खिलाफ जो है प्रोविजंस के खिलाफ आप जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएस ने अपना बैलेंस इसी तरीके से मेंटेन किया था, ताइवान के कंसर्न्स को एज वेल एज चाइना को भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी ताइवान की अगर हम बात करें तो वो बोन ऑफ कंटेंशन किस लिए बना हुआ है? देखिए यहाँ पर 3-4 पर्सपेक्टिव्स हमें देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला तो ताइवानीज पीपल के पर्सपेक्टिव की बात अगर हम करें तो वहां पर एज ऑफ नाउ डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो रूल कर रही है। एंड सिंस जब से ये पार्टी पावर में आई हुई है ताइवान में, तो वो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स ताइवान में बनी हुई है जो कि प्रो इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंसी लाने की कोशिश कर रही है, और वो चाइना के खिलाफ या फिर चाइना से दूर रहकर वो खुद के इकोनॉमिक
इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बनाना चाहती है, अपने खुद की आइडेंटिटी असर्ट करना चाहती है। तो ये सबसे पहला एक रीजन यहाँ पर है। दूसरा, चाइना को लेकर ताइवान के रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो चाइना के लिए छोटा सा आइलैंड जरूर है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर यह माना जाता है। बहुत ही हाई जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस आइलैंड का यहाँ पर चाइना को है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये फर्स्ट आइलैंड चेन में जो कि जापान और साउथ चाइना सी को लिंक करता है। मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पर कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये भी चाइना का ही हिस्सा है, तो ये पूरा इंडो पैसिफिक का रीजन कहीं ना कहीं चाइना की सुप्रीमेसी में ही चला जाएगा। और वहां पर ताइवान जैसा छोटा सा नेशन जो कि यूएस के इन्फ्लुएंस में बहुत ही ज्यादा है, अगर वो इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करेगा तो चाइना के लिए यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएस के लिए भी ताइवान बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि कई ज्यादा मिलिट्री आउटपोस्ट यहाँ के यूएस के स्कैटर किए गए। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में से कई यूएस के मिलिट्री आउटपोस्ट हैं जो कि थ्रेटन किए जा सकते हैं अगर चाइना ताइवान को अक्वायर करेगा पूरी तरीके से। तो चाइना के हाथ से अगर ताइवान का कंट्रोल चला जाएगा तो नो डाउट ताइवान कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और खुद चाइना को थ्रेटन करेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसए भी इंडो पैसिफिक रीजन में खुद का डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को भी इसी इंडो पैसिफिक रीजन में वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंट टाइम्स में भी चाइना को टैकल करने के लिए ऑकस और क्वाड जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स भी यूएसए ने बनाए हुए हैं। ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जंक्शन पर खड़ा होता है। ताइवान की इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, चाहे वो आपके फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, वॉचेस, गेम्स एक्सेट्रा, कंसोल्स क्यों ना हो, वो सभी के कंप्यूटर चिप्स ज्यादातर ताइवान में ही बनते हैं। ताइवान को दरअसल सुपर सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन का ग्लोबल मास्टर भी माना जाता है। चाहे वो क्वालकॉम हो, फोर्ड हो, गूगल या फिर एप्पल भी क्यों ना हो, ये सभी मेजर दिग्गज जो इलेक्ट्रॉनिक से डील करने वाली कंपनीज हैं, उन सभी के सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, कंप्यूटर चिप्स वगैरह ताइवान में ही बनते हैं। यहाँ पर आप एक रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। एक सिंगल ताइवानीज कंपनी जिसका नाम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टीएसएमसी, वो हाफ से भी ज्यादा ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर उसने करा हुआ है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, बीसीसी की एक रिपोर्ट है। ताइवान लगभग 65% सेमीकंडक्टर की कंप्यूटर चिप्स की इंडस्ट्री को ऑक्यूपाई करता है। साउथ कोरिया 18%, जहां पर मेजरली सैमसंग ही हमें देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना 5% सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को होल्ड करता है और अदर्स बाकी जो है वर्ल्ड वाइड वो 12% इंडस्ट्री को यहां पर होल्ड करके रखे हुए हैं। और एज अ चिप कंपनी अगर हम इस टीएसएमसी की बात करें तो लगभग $1 बिलियन के आसपास इस इंडस्ट्री का वर्थ है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड मूविंग अहेड, इंडिया का स्टैंड क्या है इस पूरे इशू को लेकर, क्योंकि इंडिया के भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यहां पर जुड़ा हुआ है। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो सिंस 1949 इंडिया ने हमेशा से वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। ताइवान और तिब्बत दोनों को ही इंडिया चाइना का एक हिस्सा मानता है। देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकल पॉइंट भी है जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया इसे एक डिप्लोमेटिक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है कि वन चाइना पॉलिसी हम इस्तेमाल करेंगे, इन रिटर्न चाइना को चाहिए कि वो वन इंडिया पॉलिसी को इस्तेमाल करें। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूटेड रीजन हो, जिसे कई बार चाइना अपना हिस्सा बताता है, तो इंडिया चाहता है कि वन इंडिया पॉलिसी अगर आप फॉलो करेंगे तो हम भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेंगे, यानी कि ये रेसिप्रोकेटिव है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस 2010 इंडिया ने वैसे भी वन चाइना पॉलिसी को अपने जॉइंट स्टेटमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एडहेरेंस करना छोड़ दिया हुआ है, उसे मेंशन करना भी हमने छोड़ दिया हुआ है। लेकिन फिर भी ताइवान के साथ हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं है। जितने भी ताइवान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स रहे हैं वो इंडो चाइना के रिलेशंस के फ्रेमवर्क में ही रहकर हमने किए हुए हैं, कि जितना भी रिलेशनशिप्स हमारे साथ ताइवान का क्यों ना हो, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ने नहीं चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया ताइवान का वैसा तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, लेकिन सिंस 1995 दोनों कंट्रीज जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस उन्होंने एक दूसरे के कैपिटल में ओपन किए हुए हैं। इंडिया ने टाइपी में और ताइवान ने न्यू दिल्ली में अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो ओपन किए हुए हैं, जो डिफैक्टो एम्बेसीज की तरह भी यहां पर फंक्शन करती हैं। मूविंग अहेड, अगर एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एज ऑफ नाउ पूछें कि क्या ताइवान खुद को डिफेंड कर सकेगा, जैसा रशिया अब यूक्रेन पर अग्रेशन दिखा रहा है उसी तरीके से अगर चाइना जो है वो ताइवान पर अग्रेशन दिखाएगा तो क्या होगा। ताइवान किसी भी तरीके पर कंपटीशन में नहीं है यहाँ पर चाइना के, क्योंकि चाइना टेक्निकली स्पीकिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर करने वाला है अपने डिफेंस फोर्सेस पर, चाहे वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हो, डिफेंस प्रोडक्शन में हो, डिफेंस पर्सनल पर क्यों ना हो, चाइना बहुत ही ज्यादा खर्चा करता है। और यहाँ पर आंकड़े की भी अगर हम बात करें तो लगभग चाइना के पास टोटल एक्टिव फोर्सेस जो है वो 20,35,000 के आसपास है और ताइवान के पास सिर्फ 1,69,000। ये छोटा सा एक आइलैंड नेशन है, वो चाइना जैसे बड़े मेनलैंड नेशन का क्या करेगा। ग्राउंड फोर्सेस की अगर हम बात करें
तो 9,65,000 के आसपास चाइना के पर्सनल हैं, तो सिर्फ 94,000 ही ताइवान के पास है। नेवी में 2,60,000 है चाइना के पास, तो 40,000 ताइवान के पास है। एयरफोर्स में 3,95,000 के आसपास पर्सनल है, तो 35,000 ही ताइवान के पास है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टैंक्स की अगर हम बात करें तो 5,400 टैंक्स चाइना के पास हैं, ताइवान के पास 650 हैं। एयरक्राफ्ट भी लगभग 3,000 से भी ज्यादा चाइना के पास हैं और ताइवान के पास सिर्फ 500 के आसपास ही हैं। और सबमरीन्स, नेवल शिप्स और आर्टिलरी की भी बात करें तो सिंगल हैंडेडली चाइना यहां पर आउटशाइन करता है ताइवान की आर्मी को या फिर ताइवान के आर्म्ड फोर्सेस को। रिसेंटली एक सर्वे भी किया हुआ था ताइवानीज पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के द्वारा, बीबीसी वालों ने भी इसे रिपोर्ट किया हुआ था कि क्या ताइवानीज पीपल वरीड हैं, अफ्रेड हैं कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में या फिर इस ओपिनियन में थोड़े बहुत आंकड़े हमें जो है वो कंट्रोवर्शियल देखने को मिले, क्योंकि 7% ही ऐसा ओपिनियन देने वाले लोग थे जिन्होंने माना कि हाँ स्ट्रांगली अग्री करते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 21% ने पार्टली अग्री किया हुआ था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और 40.6% जो कि मेजॉरिटी था उन्होंने यही कहा कि कहीं पर भी इस तरीके का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। और 23.7% ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया और 7% के आसपास लगभग लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं दिया या फिर कहा कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एंड मूविंग अहेड, अगर हम ताइवान के पीपल के आइडेंटिटी के बारे में भी अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि ताइवान खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरह रिप्रेजेंट करता है, वो अभी भी चाइनीज लेगेसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इलेक्शन स्टडी सेंटर नेशनल चेंगशी यूनिवर्सिटी वालों ने एक ओपिनियन पोल यहाँ पर रखा हुआ था। तो लगभग 1990 से आप देख सकते हैं वो आंकड़ा या फिर वो परसेंटेज ऑफ पीपल जो ताइवान के रेसिडेंट्स हैं और खुद को एक अलग और एक यूनिक आइडेंटिटी असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम ताइवानीज हैं, चाइनीज नहीं, तो वो लगभग 60% के आसपास है। तो जो ये कहते हैं कि हम दोनों ही हैं, ताइवानीज भी हैं और चाइनीज भी हैं, वो लगभग यहां पर 30% के आसपास है 2021 में। और जो कहते हैं कि हम या तो चाइनीज हैं या फिर हमें पता नहीं, वो महज 10% से भी कम यहां पर पॉपुलेशन है। ये क्लियरली बताता है कि ताइवान की पॉपुलेशन खुद को एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक नेशनैलिटी के साथ जो है वो प्रोक्लेम करने की कोशिश कर रही है, दैट इज बीइंग ताइवानीज। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एज ऑफ नाउ चल रहा है, क्योंकि अभी नैन्सी आके तो चली गई लेकिन उसका वृत ताइवान को फेस करना पड़ रहा है, तो क्या यूएस यहां पर इंटरवीन करेगा? आंसर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ओपन कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चाइना और ताइवान के बीच आता है तो ताइवान सबसे बेहतरीन एक काम कर सकता है कि चंद वक्त के लिए चाइना के अटैक्स को वो स्लो कर सकता है, बस इससे ज्यादा ताइवान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना ही मिलिट्री पावर इतना है, ना ही मिलिट्री माइट उसके पास इतना है। लेकिन वो क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए चाइनीज एम्फीबियस फोर्सेस को अपने शोर्स पर लैंड होने से रोक सकता है, वो गुरिल्ला स्ट्राइक्स वगैरह करके थोड़ी बहुत देर तक जो है वो चाइनीज फोर्सेस को रोक सकता है। लेकिन विद इन दिस टाइम फ्रेम अगर यूएस चाहे तो, जो कि वो ताइवान को अपने आर्म्स भी बेचते हैं, तो यहां पर यूएस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। जस्ट लाइक हमने रशिया यूक्रेन के इशू में देखा हुआ था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यूएस नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली यूक्रेन की वो मदद कर रहा है, आर्म्स को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के साथ यूएस या फिर वॉशिंगटन जो है अपनी पॉलिसी रखता है एज फार एज चाइना इज कंसर्न। डेलिबरेटली यूएस वालों ने कभी भी ओपनली नहीं कहा कि वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं या फिर वो चाइना के खिलाफ हैं, और अगर ताइवान पर अटैक होगा तो वो क्या करेंगे, इस तरीके के जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिए हुए हैं। तो एम्बिग्विटी को ही वो फॉलो करते आए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस करेंटली जो है डिप्लोमेटिकली वन चाइना पॉलिसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, और फॉर्मल टाइज जो है वो चाइना के साथ ही है, ताइवान के साथ उसके नहीं है। वो अभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को ही रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यूअर ने जब जो बाइडेन जी को पूछा हुआ था कि मई के महीने में रिसेंटली कि अगर वॉशिंगटन को जरूरत पड़े तो क्या वो ताइवान के लिए मैदान में उतर सकते हैं, टफ मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं, तो उनका आंसर यस आया हुआ था। लेकिन इमीडिएटली उनके उस आंसर के बाद वॉशिंगटन ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो पहला हमारा स्टैंड था हम उसी चाइना और ताइवान के स्टैंड को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम उसी पर जो है वो कायम है। तो ये थी चंद बातें जो आपको फुल फ्लेज्ड जाननी थी चाइना ताइवान के रिलेशनशिप्स के बारे में। इनसे रिलेटेड चंद मेजर एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं, रिव्यू क्वेश्चन। सबसे पहला, व्हेन डिड मंचू डायनेस्टी फॉल? मंचू डायनेस्टी दरअसल अर्लियर किंग डायनेस्टी भी इसे कहा जाता था, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद इसे ओवरथ्रो किया गया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्चुअली 1911 में चाइनीज रेवोल्यूशन आया हुआ था। कॉमिंटांग भी इसी टाइम फ्रेम में एस्टेब्लिश किया गया था, तो मंचू डायनेस्टी का फॉल 1911 में हुआ था। Who was the hero of Chinese Revolution in 1911 AD? माओ जेडंग, सन एट सेन, डेंग जियाओपिंग या फिर व्लादिमीर लेनिन? व्लादिमीर लेनिन तो रशियन रेवोल्यूशन के हीरो हैं, तो उसी तरीके से 1911 में चाइनीज रेवोल्यूशन के लीडर सन एट सेन थे।
हु फाउंडेड द कॉमिंगटांग पार्टी इन 1912 एडी। जैसा ही मंचू किंगडम का डाउनफॉल हुआ तो कॉमिंगटांग पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। तो 1912 में उसे एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? ज़ैंग शी, सन एट सेन, माओ जेडंग या फिर शन चंग शैन? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली सन एट सेन। खुद ही जो कि लीडर थे उस वक्त रेवोल्यूशन के, उन्होंने ही कॉमिंगटांग पार्टी को एस्टैब्लिश किया हुआ था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1947, 1948, 1949 या फिर 1950? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 अक्टूबर 1949। द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना कब लॉन्च किया गया था? दरअसल माओ जेडोंग ने इसे लॉन्च करवाया हुआ था। चाइना के उस पूर्व कल्चरल ट्रेडिशनल वैभव को, चाइना को फिर से वर्ल्ड का लीडर बनाने के लिए, उनके कल्चरल रेवोल्यूशन को वापस लाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1966, 72, 81 या 91? एंड द करेक्ट आंसर इज 1962 में माओ जेडोंग ने इसे लॉन्च करवाया हुआ था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ चाइना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था चाइना में जो लाया गया था। खासकर चाइना के अग्रेरियन इकोनॉमी को पुश देने के लिए इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट को लाया गया था 1948, 52, 58 या फिर 63? एंड द करेक्ट आंसर इज 1958। ये भी माओ जेडंग ने ही लॉन्च करवाया हुआ था। Which of the following is not a part of AUKUS, जो कि रिसेंट एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट 1920 सिक्योरिटी पैक्ट जो कि 2021 सितंबर में बनाया गया था, उसका हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर जापान? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली जापान। 3 कंट्रीज इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है AUKUS, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। सितंबर 15, 2021 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इनडायरेक्टली इसे भी चाइना को ही इंडो पैसिफिक रीजन में टैकल करने के लिए बनाया गया है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मलाबार नेवर एक्सरसाइज जो कि अगेन इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही फेमस है, तो वो कौन सा रीजनल ग्रुपिंग करता है? एशियान, क्वाड, नाफ्टा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों मिलकर जो है क्वाड एक्सरसाइजेस या फिर मलाबार एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ताइवान का कैपिटल क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ऑफ कोर्स ताइपी। यहां पर आप देख सकते हैं ताइपी जो है वो ताइवान का कैपिटल है। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना साई इंगवेन, जी जिनपिंग, हु जिंटो या फिर वैंग किशान? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली साई इंगवेन, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान अपने आप को इसी ऑफिशियल नाम से बुलाता है। अगर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआर से अगर वो होता तो जी जिनपिंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।